Ma'am. Wow, wow. Nice to see all of you. Nice to see all of you, and I love the background that you children have with you. So, Kailash, can we begin? Yes, ma'am. परम सम्माननीय प्राइमरी विभाग के अध्यक्षा श्रीमती तारा मालवीय जी, निर्णायक मंडल, सभी सदनों की अध्यक्षा एवं प्रिय बच्चों, आज हम सब अंतर सदनीय हिंदी वाग्मिता प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र आप सभी का इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मान्या जिंदर है। नमस्कार, मेरा नाम तेजस गुप्ता है। हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं श्रीमान आनंद पांडे जी, जो हमारे विद्यालय में हिंदी एवं संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक हैं। हमारे निर्णायक मंडल की दूसरी सदस्य हैं आशिमा जी, जो हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। इन्होंने अभी गार्गी कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की है। आशिमा जी ने समय समय पर विद्यालय में आयोजित अनेक प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त किया है। हम सभी आपका इस प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आपको प्रतियोगिता के कुछ नियम बता देती हूँ। प्रत्येक सदन से 2 प्रतिभागी होंगे। समय सीमा 2.5 से 3 मिनट तक होगी। प्रतिभागी का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा: उच्चारण, स्मृति, भावाभिव्यक्ति, संपूर्ण प्रस्तुति। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। विसंगति के मामले में हमारी प्राइमरी विभाग की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती तारा मालवीय जी का निर्णय अंतिम और वैध होगा। वाग्मिता का अर्थ अच्छा व प्रभावशाली कहानी वक्ता होने के भाव से होता है। कहानियाँ लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद करती हैं। यह न केवल बुद्धिमत्ता और ज्ञान को याद रखने के योग्य तरीकों में आगे बढ़ाती है, बल्कि यह छात्रों की कल्पना के विकास में भी मदद करती है। कहानी में अलग अलग स्थान, काल एवं स्थानों के विचारों को वास्तविक एवं काल्पनिक पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी का अधिक समय न लेते हुए अब हम प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की प्रथम प्रतियोगी हैं आन्या। आदरणीय गुरुजनों, नमस्कार। मेरा नाम आन्या है और मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज की इस वाग्मिता प्रतियोगिता में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कल की कल सोचेंगे। दोस्तों, अक्सर हम कल की चिंता में अपना आज का आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। ऐसा ही कुछ बताया गया है हमारी आज की कहानी में। तो यह है मेरी प्रस्तुति। सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प लिया था कि वह आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा यह भी थी कि वह प्रतिदिन किसी न किसी संत, महात्मा या विद्वान का सत्संग करेंगे। एक दिन वह एक संत का सत्संग करने पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में आय के इतने साधन अर्जित कर लिए हैं कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 8वीं पीढ़ी की कभी कभी मुझे चिंता होती है कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या होगा। संत जी ने कहा, सेठ जी, 8वीं पीढ़ी की चिंता आप ना करें। कल सवेरे आप यहाँ आ जाएं, आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज सुबह सुबह उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। संत ने कहा, सेठ जी,
गांव के मंदिर के पास झाड़ू बनाने वाला एक गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता है। पहले आप उसे एक दिन के भोजन के लिए दाल आटा दे आओ, उसके बाद मैं आपको वह युक्ति बताऊंगा। सेठ जमनालाल आटा दाल लेकर उस झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज देते एक वृद्धा निकलकर बाहर आई। सेठ जी ने उसे लाया हुआ खाद्यान्न थमाया तो वह बोली, बेटा इसे वापस ले जा, आज का दाना पानी तो आ गया है। जमनालाल जी ने कहा, तो कल के लिए इसे रख लो। वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया है तो कल का भी वह अवश्य करेगा। आप इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। वृद्धा के शब्द सुनकर सेठ जमनालाल बजाज पानी पानी हो गए। उन्होंने भक्ति और त्याग की मूर्ति उस वृद्धा की चरण छूकर आशीर्वाद मांगा और वापस हो गए। इस घटना के बाद वे स्वयं कहा करते थे, कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आन्या इस प्रस्तुतिकरण के लिए। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। हमारी आज की दूसरी प्रतियोगी है चारवी। कथा कहानियों का हमारी परंपराओं और नैतिक मूल्यों को जीवंत रखने में विशेष योगदान रहा है। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं चारवी रस्तोगी कक्षा 5वीं व की छात्रा आपके समक्ष एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कल की कल सोचेंगे। लीजिए प्रस्तुत है कथा। सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प लिया था कि वे आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा यह भी थी कि वे प्रतिदिन किसी न किसी संत, महात्मा या विद्वान का सत्संग करेंगे। एक दिन वे एक संत का सत्संग करने पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, महाराज आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में आय के इतने साधन अर्जित कर लिए हैं कि मेरे 7 पीढ़ियों को कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 8वीं पीढ़ी की कभी कभी मुझे चिंता होती है कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या होगा। संत जी ने कहा, सेठ जी 8वीं पीढ़ी की चिंता आप न करें, कल सवेरे आप यहाँ आ जाएं, आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज सुबह सुबह उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। संत जी ने कहा, सेठ जी गांव के मंदिर के पास झाड़ू बनाने वाला एक गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता है। पहले आप उसे एक दिन के भोजन के लिए दाल आटा दे आओ, उसके बाद मैं आपको वह युक्ति बताऊंगा। सेठ जमनालाल आटा दाल लेकर उस झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज देते ही एक वृद्धा निकलकर बाहर आई। सेठ जी ने उसे लाया हुआ खाद्यान्न थमाया तो वे बोली, बेटा इसे वापस ले जा, आज का दाना पानी तो आ गया है। जमनालाल जी ने कहा, तो कल के लिए इसे रख लो। वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया है तो कल का भी वह अवश्य करेगा। आप इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। वृद्धा के शब्द सुनकर सेठ जमनालाल बजाज पानी पानी हो गए। उन्होंने विरक्ति और त्याग की मूर्ति उस वृद्धा के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा और वापस हो गए। इस घटना के बाद वे स्वयं कहा करते थे, कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद चारवी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण की। हमारे आज के तीसरे प्रतियोगी हैं सारांश यादव। अपने कर्म करते रहो और ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम सारांश यादव है और मैं कक्षा 5 का भोपाल पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कल की कल सोचेंगे।
सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प लिया था कि वे आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा यह भी थी कि वे प्रतिदिन किसी न किसी संत महात्मा या विद्वान का सत्संग करेंगे। एक दिन वे एक संत का सत्संग करने पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से तो मैंने अपने जीवन में इतने साधन अर्जित कर लिए हैं कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 8वीं पीढ़ी की कभी कभी मुझे चिंता होती है कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या होगा। संत जी ने कहा, सेठ जी, 8वीं पीढ़ी की चिंता आप ना करें, आप कल सवेरे यहाँ आ जाए, आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज सुबह सुबह उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। संत ने कहा, सेठ जी, गांव में मंदिर के पास एक झाड़ू बनाने वाला गरीब परिवार रहता है। पहले तो आप उसे एक दिन के भोजन के लिए दाल आटा दो, उसके बाद मैं आपको वह युक्ति बताऊंगा। सेठ जमनालाल उस झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज लगाते ही एक वृद्धा निकल कर आई। जब सेठ जी ने उस वृद्धा को लाया हुआ खदिया थमाया तो वह बोली, अरे बेटा, इसे वापस ले जा, आज का दाना पानी तो आ गया है। इस पर वृद्धा फिर सेठ जी ने कहा, अरे तो इसे कल के लिए रख लो। इस पर वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया है तो कल का भी अवश्य करेगा, तुम इसे किसी जरूरतमंद को दे दो। वृद्धा के वचन सुन सेठ जी पानी पानी हो गए। उन्होंने और दिया कि वृद्धा के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा और वहां से वापस हो गए। इस घटना के बाद वे स्वयं से कहा करते थे, अपने कर्म करते रहो और ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सारांश, आपका प्रस्तुतिकरण सराहनीय है। हमारी आज की चौथी प्रतियोगी है सान्या। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम सान्या अरोड़ा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कल की कल सोचेंगे। एक समय की बात है, सेठ जमनालाल बजाज ने संकल्प लिया था कि वे आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा यह भी थी कि वे प्रतिदिन किसी न किसी संत महात्मा या विद्वान का सत्संग करेंगे। एक दिन वे एक संत का सत्संग पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में आय के इतने साधन अर्जित कर लिए हैं कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 8वीं पीढ़ी की कभी कभी मुझे चिंता होती है, पता नहीं उसके भाग्यों में क्या है। संत जी ने कहा, सेठ जी, 8वीं पीढ़ी की चिंता आप ना करें, कल सवेरे आप यहाँ आ जाएं, आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज सुबह सुबह उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। संत ने कहा, सेठ जी, गांव के मंदिर के पास एक झाड़ू बनाने वाला गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता है। पहले आप उन्हें एक दिन के भोजन के लिए आटा डाल दिया, उसके बाद मैं आपको वह युक्ति बताऊंगा। सेठ जमनालाल बजाज सुबह सुबह आटा और दाल लेकर उस झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज देते ही एक वृद्धा निकलकर बाहर आई। उन्होंने उस वृद्धा को लाया हुआ खाद्यान्न थमाया तो वह बोली, बेटा, इसे वापस ले जा, आज का दाना पानी तो आ गया है। सेठ जी ने कहा, तो इसे कल के लिए रख लो। वृद्धा बोली, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया है तो वह कल का भी अवश्य करेंगे, आप इसे किसी जरूरतमंद को दे देना। वृद्धा के शब्द सुनकर सेठ जमनालाल बजाज पानी पानी हो गए। उन्होंने विरक्ति और त्याग की मूर्ति उस वृद्धा के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा
और वापस हो गए। इस घटना के बाद वह स्वयं ही कहा करते थे, कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सान्या, आपने तो कहानी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की। हमारी आज की 5वीं प्रतियोगी हैं त्विषा। आदरणीय गुरुजनों नमस्कार। मेरा नाम त्विषा है और मैं 5वीं बो की छात्रा हूँ। आज की इस भागमिता प्रतियोगिता में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कर्म और ज्ञान का संगम। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि होता है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म का होना भी आवश्यक है। यही हम सभी यह बात मान जाएंगे आज की इस कहानी को सुनने के बाद। तो यह रही मेरी प्रस्तुति। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति कई देशों में घूमते घूमते राजा भोज के दरबार पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, फिर अपनी राजसभा में उनसे पूछा, श्रीमान, क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? इस पर ज्ञानी बोले, मैं संपूर्ण दुनिया घूमता फिरता रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। इतना सुनकर महाकवि कालिदास अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, श्रीमान, मैं आपसे पूर्णतः असहमत हूँ। राजसभा सुनकर अचंभित थी। कालिदास कभी किसी तर्क या विवाद विभाग नहीं लेते थे। वे तभी बोलते थे जब उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था। उस दिन पहली बार वे खुद कुछ बोलने के लिए उठे थे। राजा वो स्वयं हतप्रभ थे और सोच रहे थे। कालिदास कभी हस्तक्षेप नहीं करते, कहते वे कुछ बोल रहे हैं तो निश्चय ही कोई रहस्य है। विद्वान व्यक्ति अहंकार से बोला, आश्चर्य है कि कालिदास ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानते। मैं देखना चाहूंगा कि वो अपनी बात को सच साबित करें। कालिदास शांति पूर्वक बोले, कृपया मुझे अन्यथा ना ली। मैं कहना चाहता हूँ कि अकेला ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ कर्म का होना भी आवश्यक है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मुझे मंदिर जाना है, मुझे रास्ता पता है, पर यदि मैं एक ही स्थान पर बैठा रहा तो मेरा ज्ञान किस काम का? इतना कहकर वे फिर बोले, यदि मेरा भोजन मेरे सामने रखा हो और मुझे भूख भी लग रही है, फिर भी खाने के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल न करूं तो मेरी भूख मिटेगी? कालिदास फिर बोले, मैं अपने विचार बोलकर ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरा ज्ञान तभी किसी काम का जब मैं अपनी जुबान से काम लूं। अतः केवल ज्ञान सर्वोपरि नहीं, उसके साथ कर्म का होना भी आवश्यक है। यह व्याख्या सुनकर हर कोई कालिदास की प्रशंसा करने लगा। साथ ही राजा ने सम्मानित भी की है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद त्विषा, आपका कथावाचन सराहनीय है। हमारी आज की छठी प्रतियोगी है खुशी। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरी प्रिय सहपाठियों। मैं खुशी सिंह कक्षा 5वीं की छात्रा। राजा भोज के नवरत्नों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कालिदास जी के मशहूर किस्सों में से एक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म और ज्ञान का संगम। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति कई देशों में घूमते घूमते राजा भोज के दरबार जा पहुंची। राजा ने उसका आदर सत्कार किया, फिर अपनी राजसभा में उनसे पूछा, श्रीमान, क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? इस पर ज्ञानी बोले, मैं संपूर्ण दुनिया घूमता फिरता रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। इतना सुनकर महाकवि कालिदास अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, श्रीमान, मैं आपसे
पूर्णतया असहमत हूँ। राजसभा यह सुनकर अचंभित थी। कालिदास कभी किसी तर्क या विवाद में भाग नहीं लेते थे। वह तभी बोलते थे जब उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था। उस दिन पहली बार वह खुद कुछ बोलने के लिए उठे थे। राजा भोज संभ्रम थे और सोच रहे थे, कालिदास कभी हस्तक्षेप नहीं करते। यदि वह कुछ बोल रहे हैं तो निश्चय ही कोई रहस्य है। विद्वान व्यक्ति अहंकार से बोला, आश्चर्य है कि कालिदास ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानते। मैं देखना चाहूंगा कि वह अपनी बात सच साबित करें। कालिदास शांतिपूर्वक बोले, कृपया मुझे अन्यथा ना ले। मैं कहना चाहता हूँ कि एक अकेला ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ कर्म का भी होना आवश्यक है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मुझे मंदिर जाना है, मुझे रास्ता पता है, पर यदि मैं एक ही स्थान पर बैठा रहा तो मेरा ज्ञान किस काम का? इतना कहकर वह फिर बोले, यदि मेरा भोजन मेरे सामने रखा हो और मुझे भूख भी लग रही हो, फिर भी मैं खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूं, तो मेरी भूख मिटेगी? कालिदास फिर बोली, मैं अपने विचार बोलकर ही व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा ज्ञान तभी किसी काम का है जो अपनी जुबान से काम लूं। अतः सर्वोपरि नहीं, उसके साथ कर्म का सहयोग आवश्यक है। ये व्याख्या सुनकर हर कोई कालिदास की प्रशंसा करने लगा। साथ ही राजा ने उन्हें सम्मानित भी किया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद खुशी, आपने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी आज की 7वीं प्रतियोगी हैं अमायरा श्रीवास्तव। क्या सिर्फ अकेले ज्ञान ही सर्वोपरि है या उसके साथ कर्म का होना भी आवश्यक है? आइए जानते हैं इस घटना द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम अमायरा श्रीवास्तव। आज मैं आप सबको ज्ञान और कर्म के संगम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कर्म और ज्ञान का संगम। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति कई देशों में घूमते घूमते राजा भोज के दरबार जा पहुंचे। राजा ने उसका आदर सत्कार किया, फिर अपनी राजसभा में उनसे पूछा, श्रीमान, क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? इस पर ज्ञानी बोले, मैं संपूर्ण दुनिया घूमता फिरता रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। इतना सुनकर महाकवि कालिदास अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, श्रीमान, मैं आपसे पूर्णतः असहमत हूँ। राजसभा यह सुनकर अचंभित थी। कालिदास कभी किसी तर्क या विवाद में भाग नहीं लेते थे। वह तभी बोलते थे जब उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था। उस दिन पहली बार वे खुद कुछ बोलने के लिए उठे थे। राजा भोज स्वयं हतप्रभ थे और सोच रहे थे कि कालिदास कभी हस्तक्षेप नहीं करते। यदि वे कुछ बोल रहे हैं तो निश्चय ही कोई रहस्य है। विद्वान व्यक्ति अहंकार से बोला, आश्चर्य है कि कालिदास ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानते। मैं देखना चाहूंगा कि वे अपनी बात को सच साबित करे। कालिदास शांतिपूर्वक बोले, कृपया मुझे अन्यथा न ले। मैं बस कहना चाहता हूँ कि एक अकेले ज्ञान सर्वोपरि नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ कर्म का होना भी आवश्यक है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मुझे मंदिर जाना है, मुझे रास्ता भी पता है, फिर यदि मैं एक ही स्थान पर बैठा रहा तो क्या मेरे ज्ञान किसी काम का? इतना कहकर वो फिर बोले, यदि मेरा भोजन मेरे सामने रखा हो और मुझे भूख भी लग रही हो, फिर भी मैं खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल न करूं, तो क्या मेरी भूख मिटेगी? कालिदास फिर बोले, मैं अपने विचार बोलकर ही व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा ज्ञान तभी किसी काम का है जब मैं अपनी जुबान से काम लूं। अतः केवल ज्ञान सर्वोपरि नहीं, उसके साथ कर्म का सहयोग भी आवश्यक है।
यह वाक्य सुनकर हर कोई कालिदास की प्रशंसा करने लगा। साथ ही राजा ने उन्हें सम्मानित भी किया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद अमायरा, आपका प्रस्तुतिकरण सराहनीय है। हमारे आज के अंतिम प्रतियोगी है तेजस्व। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं तेजस्व जैन कक्षा 5वीं बी का छात्र हूँ। आज मैं महाकवि कालिदास के जीवन का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म और ज्ञान का संगम। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति कई देशों में घूमते घूमते राजा भोज के दरबार जा पहुंचे। राजा ने उसका आदर सत्कार किया। फिर अपनी राजसभा में उनसे पूछा, श्रीमान, क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? इस पर ज्ञानी बोले, मैं संपूर्ण दुनिया घूमता फिरता रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। इतना सुनकर महाकवि कालिदास अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, श्रीमान, मैं आपसे पूर्णतया असहमत हूँ। राजसभा यह सुनकर अचंभित थी। कालिदास कभी किसी तर्क या विवाद में भाग नहीं लेते थे। वे तभी बोलते थे जब उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था। उस दिन पहली बार वे खुद कुछ बोलने के लिए उठे थे। राजा भोज स्वयं हतप्रभ थे और सोच रहे थे। कालिदास कभी हस्तक्षेप नहीं करते। यदि वे कुछ बोल रहे हैं तो निश्चय ही कोई रहस्य है। विद्वान व्यक्ति अहंकार से बोला, आश्चर्य है कि कालिदास ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानते। मैं देखना चाहूंगा कि वह अपनी बात को सच साबित करे। कालिदास शांतिपूर्वक बोले, कृपया मुझे अन्यथा न लें। मैं कहना चाहता हूँ कि एक अकेला ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ कर्म का भी होना आवश्यक है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मुझे मर्दिन जाना है। मुझे रास्ता पता है, पर यदि मैं एक स्थान पर बैठा रहा तो मेरा ज्ञान किस काम का? इतना कहकर वह फिर बोले, यदि मेरा भोजन मेरे सामने रखा हो और मुझे भूख भी लग रही हो, फिर भी मैं खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूं तो मेरी भूख मिटेगी? कालिदास फिर बोले, मैं अपने विचारों को बोलकर ही व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा ज्ञान तभी किसी काम का है जब मैं अपनी जुबान से काम लूं। अतः केवल ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं, उसके साथ कर्म का संयोग आवश्यक है। यह व्याख्या सुनकर हर कोई कालिदास की प्रशंसा करने लगा। साथ ही राजा ने उन्हें सम्मानित भी किया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद तेजस्व, आपका प्रस्तुतिकरण अति शोभनीय है। सभी दोस्तों की तैयारी अति उत्तम थी। सभी ने हमारी आज की हिंदी वाग्मिता प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अब मैं हमारी प्राइमरी विभाग की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती तारा मालवीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अच्छे वचनों द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन में 2 शब्द कहें और सभी का मार्गदर्शन करें। अनम्यूट मैम। थैंक यू सो मच कैलाश। मैं नेक्स्ट उसमें आऊंगी। पहले मैं आशिमा से कहूंगी that she must come in and please say a few words, Ashima. Yes, ma'am, of course. First of all, thank you so much for inviting me over here. मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसी जनरेशन को बिलोंग करती हूँ और ऐसे स्कूल में मुझे पढ़ने का मौका मिला जहाँ पे कोविड जैसी महामारी के बाद भी हम बच्चों का और टीचर्स का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। एंड आई थिंक दिस इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जो हमेशा कहती है कि जस्ट कीप गोइंग नो मैटर व्हाट हैपेंस। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आते हैं आप उनको पार करिए। आपकी शिक्षा का महत्व ही यही है कि आप अपनी एजुकेशन को यूज करके आप सारी मुश्किलों से लड़े। और यहाँ पे मौजूद सारे पार्टिसिपेंट्स में यही कहना चाहूंगी कि बहुत खूबसूरत आपकी प्रस्तुति थी कि आप इतने छोटे हैं और उसके बावजूद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आलकॉन में 14 साल मतलब नर्सरी से आई वाज देयर टिल 12th। तो मैं अगर अपना सफर बताऊं तो 5th क्लास तक मैं बिल्कुल बहुत शाय थी। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था मेरे अंदर। बट फिर मैंने एक ऐसा एक्टिविटी अपने साथ की। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती थी और मैं खुद से बात करती थी। बात इन द सेंस कुछ भी कविता, पोएम, न्यूज़पेपर रीडिंग मैं खुद से करती थी, ताकि मुझे अपने आप से कॉन्फिडेंस आए कि यस मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं अपने सामने बोल रही हूँ तो मैं किसी और के सामने भी बोल सकती हूँ। इसी एक्सपीरियंस को यूज करके आई जॉइन ऑल इंडिया रेडियो। आई गेव एन ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ रेडियो जॉकी ओवर देयर एंड आई वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छे से हो गया एकदम। मैं किसी के भी सामने बोल देती थी और लोग कहते थे अब कम बोलो, अब हो गया, बस हो गया, अब मत बोलो। फिर उसके बाद पूरा सफर अच्छा हुआ। मैंने प्रीफेक्टोरल बोर्ड में स्कूल में पार्ट लिया। 10th क्लास से 12th क्लास तक आई वाज रेगुलरली वेरी एक्टिव इन द प्रीफेक्टोरल बोर्ड, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद मैंने अभी मुझे मेरा यही सारे सफर जो है मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा है कि आज मैं दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ एज विधानसभा कोऑर्डिनेटर फॉर अ प्रोग्राम, देश के मेंटर प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपके जैसे बच्चों को ही मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आप इन स्मॉल स्टेप्स के जरिए ही लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, नो मैटर व्हाट हैपेंस। आपका पार्टिसिपेशन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। ऑल द बेस्ट। Thank you, Ashima. Really impressed. I'm really impressed with this fluency that you have while you are speaking. Thank you so much, ma'am. And you are right. Class 5 तक मुझे भी याद है कि आप बहुत quiet थे. Yes, ma'am. We kept telling your parents in the PTM that Yes, she's reserved but not quiet. But आपने अपनी grooming इतनी अच्छी की, and you finally, it is so evident on this platform. And your words of wisdom are beyond anything else. Your take on the system of education, that Yes. education is all about going on, whatever the condition is or whatever the situation is something that I think all of us need to believe in. And yes, your words about your alma mater, about Alcon, are very, very conducive, and we take it with a lot of thanks and a lot of gratitude. And we are very proud that you are from Alcon. We have, you are the face of Alcon. When you go ahead and you show yourself at the project that you are working on, I'm sure people there must be really praising you. And of course, in the process, Alcon Public School is also gaining a lot of name through you. So thank you, Ashima, for being here today. It's really nice. Thank you, ma'am. Coming to the competition, Kailash, I must compliment you for choosing the passages that were today. आज जो passages आपने choose किए हैं, they were outstanding. एक होता है कि सिर्फ एक sermon होता है, सिर्फ एक lecture होता है, सिर्फ एक सीख होती है, लेकिन जब वही सीख किसी स्टोरी के माध्यम से दी जाए तो उसका असर ज्यादा होता है, उसको बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. So compliments to you for choosing these two passages which were outstanding. And now coming to the children. जैसे आशिमा ने बोला, the confidence level is outstanding. आप इतने अच्छे से बोल रहे हो, कैमरा के सामने आप आते हो, उसके सामने बैठकर बोलना, it's not easy, but you are all doing it. So again, a big thank you to you. And yes, the way that you present yourself makes us feel so proud. After all, we are a part of your grooming. And children also remember that these activities that we have, it is not merely for the purpose of, for the houses to win, the points to get, for the trophies to win. That is not the purpose of these activities. Activities are an integral part of your education curriculum because it is all about grooming. Whatever passages that you have said today, you've spoken about,
even if you are able to invite 10% of what you've done, of what you've learned and what you've presented, that makes a lot of difference. It changes the way that you look at things. It changes the way that you lead your life. So that is where participation becomes more important than with. You know, yesterday we had a small competition in class 1. और उनकी एक कविता, it was a Hindi recitation competition, और उसकी एक लाइन थी कि हार जीत की हमें चिंता क्यों करनी चाहिए. So that is it, children. It doesn't matter what position you get or you don't get. The point is you are here, you are performing, and you are being complimented for the way that you are presenting yourself. You are being complimented for the passages that you've learned, the way that you're standing, you are sitting in front of the camera, the way that you're talking, the confidence level, and the grooming, the polishing, everything. And in the process, you also realize that what you present today is not that, you know, it's just been given to you and you learn and you present. No, there's been a lot of practice sessions that have been going on. I know that yesterday till about 7:30, the sessions were still going on for practicing. So that's hard work. It is teaching you, these activities are teaching you the importance of hard work. So that's the way to go, children. I'm so proud of you. A big round of applause to all the participants. And again, a lot of appreciation for the comparers. Too good. The flow, the coordination was perfect. No gaps in between. And again, compliments to Kailash for organizing this so well. And Anand Pandey sir, thank you so much for being here as one of the judges. I hope you liked it. आपको ये अच्छा लगा, हमारी activity आपको अच्छी लगी. So thank you for being there. Over to you, Kailash. प्रतियोगिता से जुड़े सभी सम्मानित जनों एवं बच्चों का हम आभार व्यक्त करते हैं. आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमारा मान बढ़ाया है. तकनीकी सहायता के लिए कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आज के उद्घोषकों मान्या एवं तेजस का बहुत बहुत धन्यवाद. बच्चों, प्रतियोगिता के मंच का आपने संचालन बहुत अच्छी तरह किया. धन्यवाद. और प्रतियोगिता का जो परिणाम घोषित होगा वो आज शाम 5 बजे तक आपको मिल जाएगा. धन्यवाद. Thank you so much. And again, Ashima, thank you so much for being there. Anand Pandey sir, thank you for being Thank you, there. ma'am. And hope to see you again. They visit the school sometime. Sure, ma'am. Definitely, I would love to. Okay, so bye Thank bye. you. Bye bye, children. Have a nice day. Bye bye. Nice day, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Have a Bye, great day. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. कैलाश अभी बंद मत करना, 1 सेकंड बच्चों को जाने देना. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं मैम? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ. तेजस गो, चारवी खुशी गो, लीव.